चलो ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है एसएचएम का, उसके क्वेश्चन नहीं करोगे तो 100% भूल जाओगे, और क्वेश्चन कर लोगे तो 100% याद हमेशा रहेगा वो, क्योंकि वो बस जो चीज़ें हैं वो एक बार थोड़ा सा और दिमाग में बैठने की देरी है। और क्वेश्चंस करो तो पॉसिबिलिटीज सोच सोच करके करो कि ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज भी ढेर सारी बनेंगी, है ना। जैसे हमने क्वेश्चन अभी किए कि फलान, एक ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है ना, कल किया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम कहाँ होती हैं, पोजीशन निकाली थी ना हमने, a/√2 वायदा। तो आपको ये भी पूछ सकता है कब होती हैं, नहीं पूछ सकता, तो टाइम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ये भी पूछ सकता है जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हैं, वहां स्पीड क्या होगी, वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, आ रहा है समझ में, फेज कितना होगा, ये सब पॉसिबिलिटीज है ना। तो इनको सोच करके अगर आप एक बार आपने आइडिया लगा लिया कि ये चीजें आती हैं, तो फिर हो गया काम, ठीक है। अब हम लोग रियल लाइफ एसएचएम पे जाते हैं। रियल लाइफ एसएचएम जैसे कि एक पेंडुलम वाला एसएचएम और स्प्रिंग वाला एसएचएम, और कैसा भी तुम्हें मिल जाए, कई सारे तरीके हैं एसएचएम के, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनमें मैं नाम ले रहा हूं। जैसे कि एक हमने लकड़ी का एक कोई भी टुकड़ा जो कि फ्लोट कर रहा है वाटर पे, उसको दबा के हल्का सा छोड़ दिया, तो वो एसएचएम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में जो रिंग है, रिंग के सेंटर पे एक चार्ज रखा है, उसको इधर उधर हल्का सा करके छोड़ दिया, तो एसएचएम। आ रहा है समझ में कि नहीं, दो चार्जेस की इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कहीं पर रखे हैं, एक चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहे हैं, वो वाला एसएचएम। कैसा भी एसएचएम आपको आ सकता है। फिर जो सिंपलेस्ट टाइप के एसएचएम है, जैसे कि पेंडुलम और स्प्रिंग हो गया, उनके केसेस, मान लो सिंपल पेंडुलम हमारा एक लिफ्ट में है, मान लो सिंपल पेंडुलम हमारा एक एक्सेलरेटेड गाड़ी में है, मान लो सिंपल पेंडुलम जो है वो काफी बड़ा है जहां पर जी की वैल्यू वेरी कर रही है, नहीं समझ में आ रहा। मान लो सिंपल पेंडुलम हमारा किसी और तरीके से बदल रहा है, सिंपल पेंडुलम में बदलने, एक्सेलरेटेड कार में, इसमें उसमें हो गया, और भी कहीं हो सकता है, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपको ये सब रियल लाइफ सिचुएशन ही तो है, और इनमें ध्यान रखना, अभी हम जो फ्रिक्शन जैसी चीज है उसको नहीं ले रहे, इनको कहते हैं हम लोग नेचुरल वाइब्रेशंस। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है वो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं उसके, फोर्स्ड और डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन, और उसी में लगे हाथों पढ़ेंगे रेजोनेंस, फोर्स्ड या फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन, और लगे हाथों वहीं पर पढ़ेंगे हम लोग क्या, रेजोनेंस। तो ये चीजें हम लोगों को अभी बची हुई हैं। आप लोग जो जो चीजें मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चंस करते जाओ। लेक्चर देखा, उस लेक्चर से रिलेटेड 8 10 12 क्वेश्चन कर लिए, तो तुम लोग सही रास्ते पे पहुंचोगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं तुम लोग कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस फ्रॉम मेमोरी, आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इसमें सोचो कि भाई मुझे रिवीजन करने का मौका मिलेगा तो फिर से पढ़ना खत्म, यू डोंट हैव टाइम नाउ, यू कैन नॉट गो बैक टू द सेम चैप्टर एंड स्टडीज एज द फर्स्ट टाइम, आपको केवल रिवीजन का थोड़ा सा मौका मिलेगा। सो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना है बढ़िया से, क्वेश्चंस जो कर लिए, डाउट्स जो आए वो वाले डाउट्स क्वेश्चंस में लाना है। हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ, तो यहां पर हमारे पास दो मेथड है, एक मेथड हो गया हमारा फोर्स मेथड और एक मेथड है एनर्जी मेथड। हम लोग मेनली फोर्स मेथड पढ़ेंगे आज, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे। बड़ा ही साधारण सा है फोर्स मेथड, मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे भी चुका हूं, ठीक है कि नहीं है। किसी भी रीस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन पोजीशन के साथ जानते हैं हम लोग कि नहीं जानते हैं, क्यों भाई लोग जानते हैं ना। सो वी नो एसएचएम के लिए क्या कंडीशन होती है, जो भी रीस्टोरिंग फोर्स आए वो कैसा रहे, नेगेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 1 के रहे, ठीक है। अब फिर इसी को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के कर देते हैं, तो हमारा बनता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, यस और नो, याद आ रहा है। उसके बाद हम यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो ए अपॉन एक्स आ जाएगा, सॉरी माइनस ए अपॉन एक्स आ जाएगा।
हम लोग मॉड्यूलस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं, तो माइनस प्लस से हमें मतलब नहीं रहेगा फिर। सो मॉड्यूलस, सो ए अपॉन एक्स हो जाएगा हमारा मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और इसी का हम क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट ओमेगा निकाल देंगे। कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए अपॉन एक्स बराबर ओमेगा। अब इस ओमेगा में वैल्यू रख देंगे हम, वी नो क्या जानते हैं हम लोग, ओमेगा इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सही। तो यहां पर t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे हम, a बाय एक्स, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एक्स ऊपर आ गया, a नीचे आ गया। कैसी रही, सही रही। अच्छा और सुनो, यहां पर आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। रट लो इसे, काम की चीज है, याद कर लो इसे। समझ गया कि नहीं समझ गए? तू कहां देख रहा है, सामने देखो। तुम ये नोट्स लेके बैठ जाते हो तो तुम बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते यहाँ पे, गाओ। 2-3 बार पढ़ लिया तो भूल जाओगे, या फिर तुम बहुत हल्का समझोगे। अभी रुको तो इस पे वो बनाता हूं मैं पूरी की पूरी इमारत। ये तो जमीन है, उसकी बेस है, बेस तो कई बार पढ़ोगे, जब इमारत बनानी होगी तो हर बार यही नहीं पढ़ोगे। तो टाइम पीरियड का ये रट डालो तुम, t बराबर 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। इसी से पैदा होता है फोर्स मेथड। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट फोर्स मेथड। फोर्स मेथड, तो फोर्स मेथड में क्या है, आपको यही करना है जो करवाया गया है, फोर्स निकालना है। कैसे, इसके कुछ स्टेप्स मैं लिख रहा हूं और हम लोग उन स्टेप्स पर एज इट इज यूज करके देखते रहेंगे। तो हम 2 केस लेते हैं, यहां पर हम लिखेंगे मेथड, जो मेथड है एक लाइन बनाएंगे, यहां पर एक केस लिखेंगे, केस 1 किसका, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। फिर उसके बाद केस 2 सिंपल पेंडुलम। देखो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसा, एक दीवार है और ये जमीन है, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ जमीन है, यहां पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है K, उससे एक मास बांध रखा है M, और इस सिंपल पेंडुलम एक छत है, छत से हमने एक रस्सी बांधी और एक M मास लटका दिया, रस्सी की लंबाई है L। ये हमारे 2 केसेस हो गए। अब मेथड करना शुरू करते हैं। आपको जो t बराबर 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन है उसको तो रटा रखा है हमने, उसका इस्तेमाल करना है हमें। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले मेथड में सबसे पहले फाइंड मीन पोजीशन। कैसे पता करते हैं अपन लोग मीन पोजीशन? हाँ, जहां पर, अरे नहीं यार, अरे यार इक्विलिब्रियम होता है, तो फिर x और 0 का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स 0 हो वहां पर, x 0 नहीं, क्या 0, नेट फोर्स 0, उस जगह को x 0 बोल देंगे हम। मीन पोजीशन को x 0 से हम लिखेंगे अपने उसमें, जिससे कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो पोजीशंस देखने में। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी 0 तुम्हें दे रखा है, ओरिजिन ऑलरेडी दे रखा है, नाउ यू कैन नॉट डिसाइड ऑन योर ओन, है ना।
तब क्या करेंगे हम, उसके हिसाब से चलेंगे। फिर हमारा मीन पोजीशन 0 नहीं रखेंगे, जो आएगा वो रखेंगे। समझे कि नहीं समझे? लेकिन मेन जो याद करने वाली चीज क्या है, एफ नेट को क्या रखना है, 0। ठीक है, एफ नेट को क्या रखना है हमें, 0। उसके बाद एफ नेट को हमें 0 रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं मीन पोजीशन। तो यहां पर मीन पोजीशन तो बड़ी सिंपल है, ये इसकी नेचुरल लेंथ ही है भाई। नेचुरल लेंथ पे ही हो जाएगा, यहां पर इधर ही जगह मीन पोजीशन हो जाएगी। कहा भैया लोग, चलो इसमें तो आसान था, पर हर जगह ऐसा आसान नहीं रहेगा। जैसे कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, हमारा जो स्प्रिंग है वो वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, मतलब लटक रही है स्प्रिंग, तभी क्या, तब फिर थोड़ा सा स्ट्रेच कर नेचुरल लेंथ पे नहीं मिलेगा हमें, थोड़ा सा स्ट्रेच करके मीन पोजीशन मिलेगा, बस इतना सा अंतर है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा स्टेप इसमें होगा, इस मीन पोजीशन से पार्टिकल को थोड़ा डिस्प्लेस करो, तभी तो फोर्स लगेगा। डिस्प्लेस पार्टिकल लिटिल, ये लिटिल को थोड़ा सा जो दम देनी है, लिटिल पर ध्यान रखना है, मतलब इसको थोड़ा लिटिल पार्ट को थोड़ा मजबूत रखना है, लिटिल। यहां पर इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया x, यहां पर हम इसको डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा दे पाएंगे, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा। गॉट इट? लिटिल या स्मॉल का मतलब है कहीं पर अगर तुम्हें लगे तो उसे एज अ स्मॉल ट्रीट करके नेग्लेक्ट फिग्लेक्ट करना हो या फिर कुछ और हो सकता हो तो वो कर लेना। देखते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे ही आप उसे डिस्प्लेस करेंगे वैसे ही उस पर क्या लगने लगेगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। से यस और नो आ जाएगा। तो फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अब अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो फिर फोर्स थोड़ी देखोगे, टॉर्क देखोगे, है ना? तो हम बोल रहे हैं फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क। रीस्टोरिंग फोर्स या फिर हम रीस्टोरिंग टॉर्क देखते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर वापस की तरफ लगेगा, कितना लगेगा स्प्रिंग में, kx लगेगा, नहीं लगेगा? और इधर के लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ी सी। तो यहां पर F रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू kx, बस। ठीक है, यहां पर mg इधर लग रहा होगा बच्चा लोग, टेंशन इधर लग रहा होगा। अगर ये थीटा है तो यहां पर ये वाला हो गया हमारा mg cos थीटा, और इधर की तरफ ऐसे हो गया mg sin थीटा। देखो, अगर हमें टॉर्क देखना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हमारा जो नेट फोर्स है वो mg sin थीटा इस तरफ को है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही लेंथ हो गई। तो यहां पर जो टॉर्क आएगा, ये तो देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, टॉर्क बनाएंगे नहीं। जो भी टॉर्क बनाएगा mg sin थीटा बनाएगा, कितना बनाएगा, इंटू एल। शाबाश, आ गया। कोई समस्या भी यहां पर आप लोगों को? रीस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क निकाल लिया हमने। अब पुट F रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर टॉर रीस्टोरिंग है तो उसको I इंटू एल्फा से रिप्रेजेंट करो। आई अल्फा नहीं जानते? I क्या है? वेरी गुड, बताया मैंने? अभी नहीं हुआ ना अपना ये वाला टॉपिक? इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप लोगों को बहुत याद करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, उसके बाद भी तुम्हें बहुत सारे और याद करने पड़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी चीज है जिसको आप पन्ने पे लिखो, A4 साइज के, A3 साइज के, A2 साइज के, A1 साइज के, बड़े से पन्ने पे लिख सकते हो, छोटे पे लिख सकते हो, जहां तुम्हें सुविधा हो, और उसे दीवार पे चिपका लो, और उसे अगले 10-15 दिन 20 दिन तक लगातार डेली आते जाते 2-2 मिनट दो, देखो उसको, वो देखो तो वो याद हो जाएगा। याद करना है हमें ऐसा। कुछ ही चीजें हैं अपने फिजिक्स में जो बहुत ही याद करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें जिनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, कुछ विशेष का सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा बोड़ा याद करना होता है तुम्हें, ज्यादा नहीं,
थोड़े बहुत का सेंटर ऑफ मास याद करना होता है। तो ये चीजें याद करने का अपने को फायदा मिलता है, स्पीड बढ़ जाती है हमारी। हम थोड़ी डिराइव करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है ना। जनरली अगर सिंगल पार्टिकल के लिए बात हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। m मास हो गया, r हो गई उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, सिंगल पार्टिकल के लिए हो रहा है अगर तो, ठीक है ना। और कुछ मटेरियल जैसे कि डिस्क हो गया, कुछ और शेप हो गए, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, उनके लिए अपने अपने अलग अलग होते हैं, और उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन के किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घुमा रहे हो उससे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो कुछ आपको याद करने हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कुछ याद करने हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें जरूरत पड़ेगी। तो आई हो गया, और अल्फा तो अपन जानते ही हैं क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। ठीक है भाई, तो हम यहां पर लिख देते हैं एम ए बराबर के एक्स, यहां से एंड फाइंड ए इज इक्वल्स टू एफ रिस्टोरिंग अपॉन एम, या फिर एल्फा इज इक्वल्स टू टाउ रिस्टोरिंग डिवाइड बाय आई। तो यहां पर एम ए लिख दिया, और यहां पर आई अल्फा लिख दिया, एम जी एल साइन थीटा, और हमें क्या निकालना है, ए और या फिर अल्फा। तो ए की वैल्यू इधर कितनी आ गई, के एक्स अपॉन एम, और अल्फा की वैल्यू इधर कितनी आ गई, एम जी एल साइन थीटा अपॉन आई। क्यों बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ना सभी को। तो यहां पर a इज इक्वल्स टू के एक्स अपॉन एम आया। अब a निकल गया या अल्फा एक्सेलरेशन निकल गया, इसको हम कहां रख सकते हैं, अब कहां पर रख सकते हैं, क्या फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट, डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, थीटा। नहीं आई बात समझ में। देखो अब स्मॉल होने का फायदा बताता हूं, लिटिल जो शब्द लिखा मैंने उसका फायदा। यहां पर क्या लिखा है, साइन थीटा। क्या हम साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा नहीं लिख सकते, फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा साइन थीटा एंड टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो यहां पर भी साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो फिर वो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वहां से ये कट जाएगा। या फिर तुम और बढ़िया है, एक काम करो, इधर ही से एक्स अपॉन ए निकाल लो। तो एक्स अपॉन ए कितना हो गया यहां पर, एम अपॉन के, के एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए की वैल्यू हो गई एम अपॉन के, और यहां पर साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, थीटा। मैं थोड़ा अगला पेज बदल के अच्छे से लिख देता हूं। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, एम जी, तो मैं बोल रहा हूं, एल्फा नीचे ले जाएंगे साइन थीटा के नीचे, और आई ऊपर आएगा, एम जी एल ऊपर आएगा। तो आई डिवाइड बाय एम जी एल इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय एल्फा, यही है, सही है, एम जी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आई। अब क्या करना है अपन को, साइन थीटा को स्मॉल लिखना है, और यहां पर एक्स अपॉन ए वैल्यूज लिखनी है, ओके। यहां पर एज, और यहां पर लिखना है एक्स, अब वो तो कुछ नहीं लिखना है यहां पर, एज थीटा इज वेरी स्मॉल so sin theta is almost equals to theta, which gives us theta divided by alpha is equals to I upon mgl. now और फिर यहां पर now put a और alpha in t is equals to 2 pi under root displacement upon acceleration। यहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, m अपॉन के, तो t हो गया 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, ठीक है। और यहां पर सो नाउ
t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख देंगे हम, आई अपॉन एम जी एल। सो टी बराबर हो गया हमारा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आई की जगह एम एल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, मतलब एम आर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, मैं इधर ही का वेट कर रहा था। अब लिखेंगे। एक चीज होती है जिसको अपन कहते हैं फिजिकल पेंडुलम। क्या कहते हैं? फिजिकल पेंडुलम क्या चीज होती है? जैसे कि मेरा ये टोपा, ठीक है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, इसकी मीन पोजीशन लो, इसका सेंटर ऑफ मास वुड बी समवेयर हियर, इधर कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। समझ में आया कि नहीं? नहीं आ रहा? तो मैंने देखो विशाखा को पकड़ा चुटिया से, ऐसे लटकाया, हल्का सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, फिजिकल पेंडुलम। ऐसे 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 विशाखा ऑसिलेट करेगी। फिजिकल पेंडुलम का बेसिक मीनिंग होता है कोई भी चीज जिसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, रॉड हो गया, कई बार रॉड के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सेंटर ऑफ मास देखना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से जो दूरी है उसको एल लेंगे अपन, ठीक। उसका जो पॉइंट जिसके अबाउट ऑसिलेट हो रहा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है आई, और इस फॉर्मूले में ठोक देना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, एम आपको दिया ही होगा क्वेश्चन में, जी कांस्टेंट रहता है मोस्ट ऑफ दी जगह, और एल, एल वो लेंथ है जो सेंटर ऑफ मास की लेंथ है। समझे क्या? अभी मैंने थोड़ी देर बोला, पहले बोला सेंटर ऑफ मास की भी जरूरत कभी कभी पड़ती है, कभी कभी पड़ती है। आया कुछ को समझ में हम क्या बात कर रहे हैं फिजिकल पेंडुलम? नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ आई हियर विच इज एम एल स्क्वायर। सो एम से एम कट जाएगा, एल स्क्वायर से एक एल कट जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा? इसको इधर लगते हैं, I इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर। हमारे पेंडुलम के लिए सिंगल पार्टिकल है वो, रस्सी का मास तो हमने कुछ लिया नहीं, तो I बराबर एम एल स्क्वायर। तो उसके लिए T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी हो जाएगा। क्लियर है? यही याद किया था आप लोगों ने, और T बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के याद किया था आपने, नहीं किया था तो आप कर लो, ये एक जनरली भी लोग बना लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ये सब जगह लगेगा। मेथड आपका बहुत ही बेसिक मेथड है, सब जगह लगेगा, आप वो मेथड याद कर लो। कौन सा? एक मिनट, मेथड 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 को अपन थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सबसे पहले मीन पोजीशन पता करो, उसके बाद डिस्प्लेस पार्टिकल लिटिल, थोड़ा सा लिटिल पे थोड़ा सा फोकस रखना, कहीं पर वो हो रहा होगा, नेग्लेक्ट हो रहा होगा, या साइन थीटा बराबर थीटा लिख रहा होगा, तो लिख देना। रीस्टोरिंग फोर्स निकालना या टॉर्क निकालना, टाउ एफ बराबर एम ए या टाउ बराबर आई अल्फा लिखो, वहां से ए या अल्फा निकालो, और फिर किस इक्वेशन में रख दो, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन में रख दो। डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स या फिर थीटा से दिखाएंगे, और एक्सेलरेशन ए या अल्फा से दिखाएंगे, वो आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। अब आप लोगों को मैं एक काम करता हूं, ये दिखाता हूं कि हमने अभी जो स्प्रिंग मास सिस्टम लिया वो कैसा था, हॉरिजॉन्टल था ना। अब मैं स्प्रिंग मास सिस्टम को कैसा लेता हूं, वर्टिकल लेता हूं। आप लोग मुझे बताएंगे और मैं करूंगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, बच गया। यहां पर हमने मास लटकाया m, ये वाली लेंथ है इसकी नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब बताओ क्या करूं, वो डिस्प्लेस अभी करूं? पहले क्या पता करो, सबसे पहले क्या पता करना है, मीन पोजीशन। तो ये होगी मीन पोजीशन, नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा आगे, से यस और नो?
मैं मीन पोजीशन जो नेचुरल लेंथ है अपनी, उससे इसको मैं x लिख लेता हूं। अब मैं नेचुरल लेंथ से है, लेकिन मैं इसको 0 मानूंगा। हाल फिलहाल ऐसे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पर mg नीचे लग रहा होगा और kx ऊपर लग रहा होगा। मिल गई मीन पोजीशन। अभी क्या करोगे? अभी क्या करोगे? हाँ नहीं बेटा, x तो हो गया ना, अब x का क्या करोगे पता करके? फिर क्या करेंगे तीसरे स्टेप में? डिस्प्लेस करेंगे लिटिल। क्या करेंगे तीसरे स्टेप में? थोड़ा सा डिस्प्लेस करें। कहाँ डिस्प्लेस कर रहे हो? नीचे के ऊपर? कहीं भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? मीन पोजीशन से आपने से कितना डिस्प्लेस कर दिया? x डैश। अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ से कितना नीचे आ गया? तो जो ऊपर फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा के एक्स प्लस एक्स डैश, और नीचे लग रहा होगा mg। कौन बड़ा होगा? के एक्स प्लस एक्स डैश बड़ा होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो F रीस्टोरिंग की वैल्यू कितनी होगी? के एक्स प्लस के एक्स डैश में से mg घटा देंगे। सही यस और नो? बोलो, समझ में आ रहा है? अभी अपन के एक्स, यहां पर के एक्स बराबर तो mg है ही, क्योंकि मीन पोजीशन पर नेट फोर्स तो 0 रहेगा। तो mg माइनस का के एक्स प्लस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। रीस्टोरिंग फोर्स कितना बचा? अगला स्टेप क्या था? एक्सेलरेशन। F बराबर ma। तो m इंटू ए इज इक्वल्स टू के एक्स डैश। यहां से m अपॉन के इज इक्वल्स टू एक्स डैश अपॉन ए आ गया। एक्स डैश क्या है? मीन पोजीशन से कितना तुमने डिस्प्लेस किया। क्या है ये? मीन पोजीशन से कितना तुमने डिस्प्लेस किया। तो अब इसके बाद t बराबर कितना आएगा तुम्हारा? 2 पाई अंडर रूट बस m अपॉन, और कुछ और आएगा? आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्या सीखा तुमने यहां से? क्या सीखा? वर्टिकल हो या फिर वहां पर टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है? मास जो तुमने लटकाया है, मास पर, और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। किस पर? मान लो तुम्हारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसका टाइम पीरियड तुमने निकाला 2 सेकंड आया। m और k की वैल्यू रख के टाइम पीरियड निकाला, कितना आया? 2 सेकंड आया। फिर उसको तुम ले गए चंद्रमा पे, उधर उसका टाइम पीरियड कितना आएगा? हैं? चंद्रमा पे मास कम हो जाएगा? क्या कम हो जाएगा? वेट कम हो जाएगा उसका। ओके फाइन। तो क्या चेंज आएगा? मीन पोजीशन में चेंज आएगा उसकी। क्या में चेंज आएगा? मीन पोजीशन में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा? जी के ऊपर डिपेंड करेगा। कितना है जी चंद्रमा पर पृथ्वी के अपेक्षा? 1/6 है। तो फिर कितना फर्क पड़ेगा? 1/6 का फर्क पड़ेगा। देखो यहां पर x g की वैल्यू g/6 करोगे तो x की वैल्यू x/6 नहीं हो जाएगी? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? मीन पोजीशन की बात है ना ये। तो और क्या बदला चंद्रमा पर ले जाने पर? और क्या बदला? रीस्टोरिंग फोर्स बदल जाएगा। के एक्स डैश नहीं आएगा उधर, कुछ और आएगा। ज्यादा आएगा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स अलग आएगा क्या? रीस्टोरिंग फोर्स अलग आएगा तो फिर तो टाइम पीरियड भी अलग नहीं हो जाएगा? फोर्स अलग हो गया तो एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, और एक्सेलरेशन अलग हो गया तो फिर हमारा टाइम पीरियड अलग हो जाएगा। नहीं आएगा भाई। रीस्टोरिंग फोर्स के एक्स डैश ही तो आएगा। नहीं समझ में आया?
तुमने उसको मीन पोजीशन कम है या ज्यादा एक्स है या एक्स बाय 6 है उसको डिस्प्लेस किया एक्स डैश, तो रीस्टोरिंग फोर्स तो के एक्स डैश ही आएगा। कैसे तुम कह सकते हो कि वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स हमारा घट जाएगा या बढ़ जाएगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना रीस्टोरिंग पे? बताओ, सोच के बताओ, नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मीन पोजीशन पे फर्क पड़ेगा और टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सवाल पूछा जाता है, हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसको लिफ्ट में ले गए तो क्या होगा? लिफ्ट में ले गए तो क्या होगा? जी बदल जाएगा, तो मीन पोजीशन बदल जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आएगा। चलती हुई कार में ले गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। टाइम पीरियड में जी का एक्सेलरेशन का वैसे जो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और सूडो फोर्स वगैरह का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, केवल मीन पोजीशन में अंतर आएगा, बाकी टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के में अंतर नहीं आएगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई? मतलब अगर आपके पास स्प्रिंग मास का सिस्टम है और वहां पर आपके पास इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया उसे, कैसे रख दिया? इंक्लाइन प्लेन पर, या फिर आपके पास एक स्प्रिंग मास का सिस्टम है, बहुत ही अजीब सा, नहीं समझे? अभी क्या होगा बता इन दोनों में? बताएं। टाइम पीरियड सबके सब में कितना आएगा? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? सोच के बताओ जरा ढंग से, आ रही है बात समझ में? पक्की बात? सोच लिया? कोई समस्या? देख लो, देख लिया? ठीक है, फिर अब तुम लोग कह रहे हो तो मानना पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है? टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, टाइम पीरियड ऑफ क्या निकाला हमने दूसरा साथ में? सिंपल पेंडुलम। ऑन दी अदर हैंड हमने से क्या निकाला दूसरी चीज? अब क्या होगा सिंपल पेंडुलम में? सिंपल पेंडुलम के साथ क्या होगा दादा? ठीक है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये एक मास m है, m का गोला लटकाया हमने, और एक हमने 5m का गोला लटकाया। बताओ किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? एक बार इस पेंडुलम पे हमने m का गोला लटकाया और एक बार 5m का, बताओ किसका ज्यादा होगा? क्यों होगा सेम? टाइम पीरियड में मास आ ही नहीं रहा। क्या है भाई, आ रहा है क्या मास? अब मास नहीं आ रहा तो फिर डिपेंडेंसी नहीं है। क्या आ रहा है? लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, फिर उस पर डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? लेंथ बदलेंगे तो टाइम पीरियड भी बदलेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगी तो टाइम पीरियड भी बदलेगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं? पक्की बात? सोच लो भाई, सोच लिया? अब मुझे एक केस बता रहा हूं मैं आपको, आप बताओ उसका टाइम पीरियड कितना आएगा। हमारे पास एक कार है, उसका एक्सेलरेशन है a, उसमें पेंडुलम लटका है, ऐसे ही होगा लटका हुआ, मतलब अगर एक्सेलरेटेड में रखेंगे तो ऐसे ही होगा ना? सही है सर? नो?
इसका लेंथ एल है, इसका टाइम पीरियड बताओ। इसका लेंथ एल है, टाइम पीरियड बताओ। एक्सेलरेट किया हमने इसको, लेंथ एल है, टाइम पीरियड बताओ। आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? आ रही है। क्या करोगे? क्या फर्क आया? चेंज क्या है? ये एक तो एक तरीका है कि आप बिल्कुल बेस पे जाओ, बिल्कुल मीन पोजीशन पता करो, फिर उसके बाद उसे डिस्प्लेस करो, फिर उसके बाद रिस्टोरिंग टॉर्क निकालो, फिर उसके बाद ये सब चीजें, वो तरीका है। समझ में आया कि नहीं? और एक दूसरा तरीका है शॉर्टकट। क्या है? एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है वो सुन लो। लॉन्ग कट तरीका आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आमतौर पर मैं क्या करता हूं, पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट। यहां पर आपका जल्दी काम हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मैं इसका अलग से बड़ा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है? तो ये अंदर, तुम कार के अंदर खड़े हो तो तुम्हें ये चलते हुए तो दिखेगा नहीं, लेकिन तुम्हें लगेगा हाय राम जादू हो रहा है, टेढ़ा है ये पेंडुलम, सीधा होना चाहिए, टेढ़ा है, लगेगा ऐसा जादू अंदर से तुम्हें। तो तुम्हारे हिसाब से अंदर जाकर के तुम्हें ये पेंडुलम ऐसा सा दिख रहा है, ऑलरेडी अल्फा एंगल पर है। प्रॉब्लम? फिर तुम जादू को क्या करोगे? सूडो फोर्स के साथ व्यवस्था करके सेट कर लोगे। जादू कहोगे, फिर जादू नहीं है वो, वहां पर ये mg है, ये टेंशन है, और एक ठो फोर्स है सूडो फोर्स जो उसको पीछे ले जा रहा है। ऐसे ही एडजस्ट करोगे। इस हिसाब से तुम्हारे इस टेंशन के अपोजिट जो फोर्स आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? m अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अल्फा एंगल बनाते हुए आएगा, तभी तो इधर सेट हुआ। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं कह रहा ना गलत? तो ऐसी स्थिति में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह जिसने ले ली, पहले क्या था? टेंशन के अपोजिट, टेंशन इधर लग रहा था, mg इधर लग रहा था, तो यहां पर हमने जो नेट फोर्स आ रहा था इस जगह पर 0 आ रहा था, तो ये मीन पोजीशन थी। अब यहां पर 0 आएगा तो ये मीन पोजीशन हो गई, नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? यानी कि अगर इसको आप हल्का से ऐसे करके छोड़ोगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्की बात। तब फिर यहां पर आपका जो टी हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, एल तो बदला नहीं लेकिन जी बदल के जी की जगह किसने ले ली? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर में। अदरवाइज आप इसको पूरा भी सॉल्व कर लो, थीटा एंगल वहां से मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे, सॉल्व करोगे, आपका रीस्टोरिंग लिखोगे, कितना आ रहा है, आ जाएगा आंसर। समझ गए? प्रॉब्लम किसी तरह की, किसी भी प्रकार की समस्या, ये आपको शॉर्टकट में आ गया। किसका? जब गाड़ी, जो एक्सेलरेटेड गाड़ी है उसके लिए बात कर रहे हैं, है ना? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अच्छा, इफ पेंडुलम is taken in an accelerated lift, तब क्या होगा? लिफ्ट में ले जाएंगे तो मतलब लिफ्ट, दो केस हो गए अपने लिफ्ट के, एक ऊपर एक्सेलरेट कर रही है और एक में नीचे एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट। यहां पर अंदर से खड़े होने पर तुम्हें दिखेगा, इस पर जो नीचे की तरफ को फोर्स लग रहा है वो हो गया G प्लस ए, और इस पे तुम्हें लगेगा नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है G माइनस ए। तो इस केस में T बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन G प्लस ए, और इसमें हो जाएगा T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन G माइनस ए। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? हाँ बेटा, फ्री फॉल करने लगे तो फिर वहां पर नेट
एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड 2 पाई एल बाय 0 और 1/0 इंफिनिटी। तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इनफिनिट टाइम पीरियड का मतलब है वो चीज ऑसिलेट करेगी ही नहीं। नहीं आई मेरी बात समझ में, नहीं आई मेरी, उस पर नेट कोई एक्सेलरेशन ही नहीं लग रहा, लग रहा है क्या, उस पर नेट कोई एक्सेलरेशन ही नहीं लग रहा। आई बात समझ में, किसी भी चीज को ऑसिलेट करती हुई चीज को जब तुम छोड़ देते हो तो उसका ऑसिलेशन बंद हो जाता है। ला मुझे कुछ दो, मैं दिखाऊं जरा, पेन वेन दो, एक विशाखा तो भारी है, पेन दो, ये रहने दो, जी वाला ले लेते हैं, बॉटल भी टूट जाएगी तुम लोगों की। ये दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे चलाते 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 छोड़ दूं तो वो जैसे मतलब वो घूम गया सो वो घूम गया, लेकिन ऑसिलेशन बंद हो गए थे कि नहीं। अभी मेरे पास ऐसा कोई पेंडुलम नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग पेंडुलम से भी करोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं आने वाला उसमें। चीज ऑसिलेट करते 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 अचानक से छोड़ दोगे तो उसका ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। रास्ते में उसका नीचे आने, जिसका ऑसिलेट करने का कारण ही है रिस्टोरिंग फोर्स, वो कारण ही खा लिया तुमने, जो कारण है वही खत्म हो गया, तो फिर कहां से वो ऑसिलेट करेगा। यही क्वेश्चन आता है कहां पर, अगर तुम सैटेलाइट में हो, सैटेलाइट इज ऑल्सो फ्री फॉलिंग, सैटेलाइट में अगर तुम हो तो क्या होगा, सैटेलाइट में अगर हो सेम होगा, टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा। सैटेलाइट में नेट एक्सेलरेशन 0 होता है, सैटेलाइट भी फ्री फॉल कर रहा है ना, सैटेलाइट भी फ्री फॉल कर रहा है, सैटेलाइट का भी एक्सेलरेशन g है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो उसमें अगर कोई पेंडुलम है तो वो भी ऑसिलेट नहीं करेगा, समझे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सैटेलाइट ही है, गोल गोल घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, उसमें अगर ऑसिलेशन कराओगे तो वहां पर वो ऑसिलेशन होंगे ही नहीं, फ्री फॉल में नहीं होंगे। यदि ऐसी जगह हो जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, जैसे कि सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर ग्रेविटी पढ़ा हमने, सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 0 है, फ्री फॉल की कंडीशन है वहां पर, मतलब वहां पर तो फोर्स ही नहीं है, फ्री फॉल तो अलग ही बात हो गई, वहां तो फोर्स ही नहीं है, फ्री फॉल जैसा है ऐसा कह सकते हो। फ्री फॉल तब होता है जब उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो, तब उसको कहते हैं फ्री फॉल, जब वो चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, वो फ्री फॉल कहलाता है। कब, जब किसका एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का, जिसके बारे में बात हो रही है कि ये फ्री फॉल है कि ये फ्री फॉल नहीं है, उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो, तब उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल करती हुई चीज हो गई तो उसका नेट एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, तो उसमें टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा। ये बात क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सपोज करो अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर गई, टूट गई रस्सी लिफ्ट की, तो उसके ऑसिलेशन बंद हो जाएंगे सडनली। टाइम पीरियड इंफिनिटी का मतलब है ऑसिलेशन हो ही नहीं रहे, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन में, तो हो ही नहीं रहे। आया समझ में। चंद्रमा पर जाएंगे तो क्या होगा, चंद्रमा पर चले जाएंगे अपने पेंडुलम को लेके तो क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू g/6 हो जाती है चंद्रमा पर, तो फिर टाइम पीरियड √6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। नहीं समझ में आया, √6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है सभी को, √6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की, पक्का ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये पेंडुलम, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं टाइम पीरियड वाले, टाइम पीरियड निकालने वाले रैंडम क्वेश्चन, जो मैंने अभी बुओयेंसी वाली बात करी थी वो वाली बात कर लेते हैं। तो देखिएगा हमारे पास एक ये सरफेस ऑफ लिक्विड है और उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है रो एल, ठीक है। एक हमारे पास ब्लॉक है, इसका मास है m, ठीक है, इसका टोटल वॉल्यूम है v, इसकी जो ये वाली लेंथ है ये है l। किसकी बात हो रही है, एक ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक या किसी भी चीज का ब्लॉक, उसकी डेंसिटी है रो ऑब्जेक्ट, रो ओ लिख देते हैं, ये वाली लेंथ उसकी l है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a है, ठीक है।
इस ब्लॉक को हम यहां पर रखते हैं तो इसका कुछ हिस्सा डूब जाएगा। हाँ, हमको गिवन है हमको डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। अबे वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, इस वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा ना, पार्शियली सबमर्ज फ्लोट करेगा ना। क्लियर है कि नहीं है? तो सबसे पहले से फ्लोट ही कराओ। क्या कराओ? सबसे पहले फ्लोट ही कराओ। फ्लोट करने के लिए इसका जो वेट है वो कैसे बैलेंस होना चाहिए? फोर्स ऑफ बोएंसी से बैलेंस होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। किसी चीज को फ्लोट करना है लिक्विड में तो उसको जो फोर्स ऑफ बोएंसी लग रहा है ऊपर, फोर्स ऑफ बोएंसी कहां लगता है? हमेशा ऊपर लगता है। कहां लगता है? ऊपर लगता है हमेशा। तो फोर्स ऑफ बोएंसी कहां लग रहा है हमारा? ऊपर। और उसका वेट कहां लग रहा है? नीचे। तो ये दोनों अगर क्या हो गए? बराबर, तो उस जगह पर वो क्या करेगा? फ्लोट। आगे समझ में? और हमारे लिए जीरो फोर्स वाली जगह देखना क्यों जरूरी है? मीन पोजीशन के लिए। क्यों जरूरी है? पहले तो ये पता करें दादा, ये वाला एसएचएम भी करेगा कि नहीं करेगा? नहीं समझे? एसएचएम की कंडीशन क्या होती है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स की पावर 1, जहां एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स। तो यही सब हमें इसमें चेक करना है। नहीं कर पाओगे? फ्लोट करा के देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम इसे फ्लोट करा के देखते हैं। तो हमने इसको देखा, ये इस तरीके से फ्लोट कर रहा है, ये ब्लॉक इस तरीके से फ्लोट कर रहा है। इसका H हिस्सा अंदर है और L माइनस H हिस्सा पानी के बाहर है। तो H हिस्सा अगर अंदर है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बोला था मैंने? तो जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो कितना हो गया? A इंटू एच। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्या आप लोगों को फोर्स ऑफ बॉयंसी का फॉर्मूला पता है? किसी को नहीं पता? भूल गए? अरे पढ़ा ही नहीं है तुम लोगों ने अभी इस क्लास में। छोटा सा है वो, क्लास 9th में भी था। फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स ऑफ बॉयंसी का, लिखेंगे वी नो, मतलब मैं लिखूंगा आई नो, यू डोंट नो। वी नो फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। ये होता है फॉर्मूला, रो वी जी। रो किसका? लिक्विड का। वी कौन सा? सबमर्ज वाला पार्ट। और जी, तो यहां पर जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो लग रहा होगा हमारा रो एल। वी की जगह लिख दो ए इंटू एच और जी। इफ ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, जो गिवन है तो फिर फ्लोट तो करेगा। ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, देन उसका जो नीचे की तरफ वेट है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी से बैलेंस्ड होगा। तो जो उसका mg है फोर्स ऑफ बॉयंसी से बैलेंस हो गया, यानी कि रो एल ए एच जी। और मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया, टोटल लेंथ एल, जी, है ना? रो एल ए एच जी। कुछ कट रहा है क्या? जी ए कट गया? कट गया कि नहीं? और यहां से क्या निकल के आया? H की वैल्यू। H निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो मीन पोजीशन है। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? चाहे ऐसे छोड़ दें अभी? हाँ छोड़ दो, कुछ नहीं होता। ये वाली बात समझ आ गई? यहां तक छोड़ देते हैं वैसे ही। पहला पार्ट अपना कंप्लीट। क्या कंप्लीट हो गया? मीन पोजीशन निकल गई। H हमारा डूबा हुआ पार्ट में वो बैलेंस रहेगा, यही हमारे लिए मीन पोजीशन है। अब क्या करेंगे हम? हाँ, या तो उसे ऊपर उठा लो या फिर अंदर की तरफ को दबा दो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक काम करते हैं, उसको मैं साइड में फिर से बना दे रहा हूं। दबाने के बाद का डायग्राम है ये, थोड़ा सा और अंदर की तरफ को दबा दूंगा। ये पहले से ही था इतना, तुमने और कितना दबा दिया? एक्स दबा दिया। अब जो टोटल वॉल्यूम हो गया सबमर्ज्ड वो कितना हो गया? वी एस इज इक्वल्स टू ए एच प्लस एक्स। वी एस डैश लिख दूं मैं। अब जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो उसके वेट से ज्यादा हो जाएगा। यहां पर फोर्स ऑफ बॉयंसी वेट से बैलेंस था। अब इधर लिखते हैं। अब शुरू करते हैं।
सो हियर हो क्या जाएगा, नाउ F restoring will be force of buoyancy minus mg, डायरेक्शन इसकी अपवर्ड होगी क्योंकि हमने इसे नीचे की तरफ को दबाया है। अब उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बुओयेंसी कितना हो गया बच्चा लोग, रो v डैश g माइनस रो v टोटल वॉल्यूम और g, यहां पर रो लिक्विड है और यहां पर रो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एफ आर की वैल्यू चाहिए अपन को, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पर आते हैं अपन लोग, एफ आर अभी देखते हैं। यहां पर रो एल वी एस कितना हो गया, ए इंटू एक्स प्लस एच जी माइनस रो ऑब्जेक्ट ए इंटू एच, नहीं ए इंटू एल टोटल हो जाएगा ये तो, ए इंटू एल इंटू जी, ठीक है ना। और कुछ, हाँ हमें x निकालना है भाई, इसको f बराबर m ही लिख दें, पर चलो देखते हैं, अभी कुछ काटा पीटी तो हो ही जाएगी, देखते हैं, चिंता नहीं करो, कुछ ना कुछ तो बढ़िया सा आएगा ही। एम जी रो ए एल, तो यहां से हमारा कितना आ रहा था, रो नॉट रो जीरो रो ओ रो ऑब्जेक्ट इंटू एल बराबर कितना आ रहा था, रो लिक्विड इंटू एच, ये आ रहा था। इसका यूज पड़ेगा अभी अपन को, रो एल इंटू एच, ओके फाइन। तो रो एल ए एक्स जी प्लस रो एल ए एच जी माइनस रो ओ ए एल जी। अब रो एल एच के बराबर है और ए और जी तो सेम है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। तो एफ रीस्टोरिंग की वैल्यू कितनी आ गई, रो एल ए एक्स जी, तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं लिख सकते, रो एल ए एक्स जी लिख सकते हैं इसको कि नहीं। ये स्टेप हो गया हमारा, अब ये अगला स्टेप आ गया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये रीस्टोरिंग फोर्स आ गया हमारा। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो अब हमें यहां पर एम ए बराबर रो एल ए एक्स जी हो गया, तो एम की जगह हम एक काम करते हैं, रो ओ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, रो इंटू एरिया इंटू टोटल लेंथ बराबर और ए, फिर से लिखते हैं, रो ऑब्जेक्ट इंटू मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ इंटू एक्सेलरेशन बराबर रो एल ए एक्स जी। कुछ कट रहा है क्या, ए से ए कट गया, हमें निकालना क्या है, हाँ हाँ x और अपॉन ए निकालना है। क्या निकालना है हमें, तो x के नीचे a ले आए और रो l और g के नीचे चला गया, रो o अपॉन रो l इंटू l अपॉन g, सही है कि नहीं। इसको कुछ और भी लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी लिखते हैं इसको अपन। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब नहीं भी लिखो तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटने वाला है। आंसर आ गया अपना, क्या आया आंसर, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट रो अपॉन रो एल एल अपॉन जी। आ गया समझ में, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट रो अपॉन रो एल इंटू एल अपॉन जी, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रॉब्लम किसी प्रकार की, सोच लो, देख लो। अच्छा ये तभी काम करेगा जब हमारा ये कम है, अगर ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, यस और नो। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उसके बराबर है, लिक्विड के बराबर, तो ऊपर नहीं, तुम जहां छोड़ दोगे वहां तैरेगा, और अगर तुमने हल्का सा उसे स्पीड दे दी तो वो नीचे ही चला जाएगा। डेंसिटी बराबर हो जाएगी ना, तो जहां छोड़ दोगे वो वहां रुक जाएगा, जहां छोड़ दोगे, अरे यार वेट वो पूरा डुबा दिया, पूरा डुबाने के बाद भी देखो जितना ज्यादा सबमर्ज वॉल्यूम आएगा उतना ज्यादा बुओयेंसी आएगा ना। फोर्स ऑफ बुओयेंसी का फॉर्मूला कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इनटू जी
अगर मान लो हम उसे पूरा डुबा देंगे तो फिर तो वो फोर्स ऑफ बुओयेंसी की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब मान लो तुमने पूरा डुबो दिया और उसके बाद जो आया फोर्स वो अपने वेट के बराबर आया, उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर आया, तो इसका मतलब अब और ज्यादा तो तुम डुबा नहीं सकते, तो फोर्स ऑफ बुओयेंसी अब और ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता, तो वो हमेशा ही बैलेंस रहेगा। हर पोजीशन मीन पोजीशन है उसके लिए। नहीं नहीं आ रही मेरी बात समझ में? पानी में आपने अंदर रखा, पूरा डुबाया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बुओयेंसी आई, वो उसके वेट के बराबर है, यानी कि मीन पोजीशन मिल गई। अब तुम और एक्स्ट्रा थोड़ी डुबा दोगे, हर पोजीशन मीन पोजीशन हो गई, वो हमेशा ही उस पर नेट फोर्स 0 रहेगा पानी के अंदर, या मतलब लिक्विड के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसको अंदर ले जाकर के तुमने अगर छोड़ दिया तो वो उसी स्पीड से नीचे चला जाएगा, जिस स्पीड से छोड़ दोगे उस स्पीड से वो नीचे चला जाएगा, बिल्कुल जाते रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। आ रही है बात समझ में? और अगर मान लो लिक्विड की फोर्स ऑफ बुओयेंसी पूरा होने के बाद भी, मैक्सिमम होने के बाद भी वो उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो वो डूब जाएगा फिर ऑब्जेक्ट, फिर तो उसका मतलब ही नहीं है। तो ये केवल तभी बनेगा सवाल जब क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें हम उसे तैरा रहे हैं। आपको हो सकता है लगे यार अरे ये तो काफी बड़ा हो गया, मुश्किल हो गया, तो लगना भी चाहिए, 2 चैप्टर एक साथ मिले हैं, बुओयेंसी वाला चैप्टर, फ्लूइड वाला चैप्टर और एसएचएम वाला चैप्टर। 2 पार्ट सॉल्व किए ना हमने, इकट्ठा एक सॉल्व थोड़ी किया, 2 सॉल्व किए कि नहीं किए? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? 2 सॉल्व किए ना बेटा, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी, मतलब लेंदी जाएगा प्रॉब्लम, वैसी मुश्किल वाली प्रॉब्लम नहीं कहते इसको, लेंदी कहते हैं। समझ में आया? फिर कुछ और तरीके के क्वेश्चन होते हैं अपने पास, जैसे कि वो स्प्रिंग वाले में ही फिर से आ जाते हैं, स्प्रिंग का कुछ वो कर देते हैं कुछ कुछ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको तुम लोग सॉल्व करके दिखाना मुझे। दो स्प्रिंग से बंधा है और दोनों इस समय नेचुरल लेंथ में है अपनी, ठीक है, ऐसे रखा है, मतलब हमें क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिया और बोला है कि ये इसकी मीन पोजीशन है, और बोला है कि ये इसकी नेचुरल लेंथ है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है। हमें बताना है टाइम पीरियड कितना आएगा, पूरा सॉल्व करना है आपको बेसिक से बिल्कुल। सबसे पहले मीन पोजीशन वो तो दे ही रखी, दूसरा क्या करोगे आप, मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करोगे, तो डिस्प्लेस करने के बाद तीसरा क्या करोगे, रीस्टोरिंग फोर्स निकालोगे, उस फोर्स को किसके बराबर रखोगे, m इंटू ए के बराबर, और वहां से a निकाल के t बराबर 2 डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन में वैल्यू रख दोगे। करो जल्दी से, सॉल्व करो, बन गया डायग्राम, डायग्राम डोग्राम ना पढ़ो, बनाओ, सॉल्व करो सीधा, क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाते हो, सॉल्व करो डायरेक्ट। जल्दी, हो गया किसी का? इतना ही छोटा है वो, इतनी जल्दी करने वाला ही है। देखो भाई, हल्का सा डिस्प्लेस किया आपने इस तरफ मान लो, या इस तरफ या इस तरफ, ऐसे ही करोगे तो ये वाली कंप्रेस हो जाएगी, ये वाली एक्सपेंड हो जाएगी, तो ये वाली इसको धक्का देगी इस तरफ कितना, kx1 से, और ये वाली भी इसको खींचेगी अपनी तरफ कितने से, kx1 kx2 से, अरे यार कुछ गलत कर दिया मैंने, हाँ k1 है वो, सॉरी, हाँ
ये K1x से धक्का देगा और ये K1x K2x से अपनी तरफ खींचेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया, K1 प्लस K2x, m इंटू ए बराबर कितना हो गया, K1 प्लस K2x, m अपॉन K1 प्लस K2 कितना हो गया, x अपॉन ए, t बराबर आ गया अपना 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2। क्लियर है कि नहीं है? अगर इस क्वेश्चन की जगह मैं आपको ऐसे में क्वेश्चन दे देता, हमारे पास एक स्प्रिंग है, एक ऐसे पड़ी है और एक उसके साथ में ही ऐसे लगी है, एक का है K1 एक का है K2, नेचुरल लेंथ मान लो दोनों की सेम है और ऐसे करके एक मास हमने ऐसे लगा रखा है दोनों से, फिर इसका टाइम पीरियड बताओ क्या होगा। तो इसका भी टाइम पीरियड यही ही आएगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2। इसको कहते हैं अपन लोग पैरेलल कनेक्शन। दोनों ही कनेक्शन ये पैरेलल कनेक्शन कहलाते हैं। क्यों? आप जब डिस्प्लेस करोगे तो जो स्प्रिंग 1 है वो भी उतना ही खींचेगी जितना स्प्रिंग 2 खींचेगी, यानी कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जब भी दो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तब उस स्प्रिंग को कनेक्शन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। अब पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग और फिर सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग भी होगा, होगा कि नहीं? देखो तो यहां पर पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग में स्प्रिंग सेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, या डिफॉर्मेशन सही शब्द होगा पर ठीक है अब तो लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन या फिर डिफॉर्मेशन ज्यादा बढ़िया शब्द होगा, शब्द ये भी सही है। सेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग और यहां पर होता है सेम फोर्स ऑन स्प्रिंग्स। समझ में आया? इसका जो सिस्टम दिखेगा वो देखने में कुछ ऐसा सा लगेगा। अगर आप खींचोगे तो जो फोर्स पहले वाले पे लगेगा वही फोर्स दूसरे वाले पर भी लगेगा। क्लियर है ये वाली बात? सेम फोर्स होता है उन पर तीनों पर, वो अलग खींचेगा वो अलग खींचेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों में अलग अलग होगा। तो यहां पर जो K1 x1 होगा वो K2 x2 होगा और x1 प्लस x2 हमारा x के बराबर होगा। ठीक है? x1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, f अपॉन K1, x2 की जगह पर f अपॉन K2 और x की जगह पर f अपॉन टोटल K। तो f से f कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 बराबर 1 अपॉन K। ये सीरीज कनेक्शन में स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हो गया और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम निकाल ही चुके, K बराबर K1 प्लस K2 होगा। क्लियर है ये वाली बात? प्रॉब्लम किसी को याद रह जाएगी? हम इससे अपना t बराबर 2 पाई रूट m अपॉन K में आंसर निकाल लेंगे। समझे क्या? फिर इसके बाद ये हो गया। एक और चीज होती है स्प्रिंग को लेकर के, स्प्रिंग को लेकर के एक और चीज होती है हमारे पास। वो क्या रहती है स्प्रिंग को लेकर के? एक और चीज, कटिंग अ स्प्रिंग। स्प्रिंग को कट करेंगे हम। कैसे कट कर सकते हैं स्प्रिंग को? उसकी लेंथ में कट कर दिया हमने। तो इफ स्प्रिंग इज कट इन लेंथ रेशियो m रेशियो n, तो जो नए आएंगे उनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो उल्टे रेशियो में होंगे। मतलब ऐसा होता है कि अगर तुमने स्प्रिंग में कट करा, एक टुकड़ा बड़ा निकला एक टुकड़ा छोटा निकला, तो छोटे टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, बड़े टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है पहले तो ये बताओ, किसको कहते हो स्प्रिंग कांस्टेंट?
स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर, तो के बराबर एफ अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू रखो 1 मीटर, तो के बराबर एफ। 1 मीटर खींचने में स्प्रिंग कितना फोर्स लेगी, उसे क्या बोलेंगे, उसका जो ज्यादा फोर्स लेगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, जो कम फोर्स लेगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी कम होगा। आई बात समझ में? नहीं आ रही है? आ रही बात समझ में? क्लियर है एकदम, एक नंबर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सोच लो जरा। ठीक है, तो कटिंग स्प्रिंग में आपका अगर कटिंग का रेशियो m रेशियो n है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो उल्टा n रेशियो m। नहीं आई मेरी बात समझ में? m रेशियो n है तो स्प्रिंग कांस्टेंट उल्टा n रेशियो m हो जाता है। तो इफ रेशियो ऑफ लेंथ्स of parts are m ratio n, then spring constant will be in ratio n ratio m। और टाइम पीरियड फिर किस रेशियो में हो जाएंगे, अंडर रूट m रेशियो n। t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के होता है, तो इंडिविजुअली m लगा करके दोनों के टाइम पीरियड निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर उल्टा हो जाएगा, फिर n रेशियो m का उल्टा क्या होगा, अंडर रूट m रेशियो अंडर रूट n, टाइम पीरियड का रेशियो अगर पूछा जाए तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों भाई, टाइम कितना हुआ? चलो थोड़ा सा टाइम है अपने पास। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब बढ़िया चल रहा है ना, किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है? कैसे भी सवाल आते हैं, स्प्रिंग में भी कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि और बनाते हैं स्प्रिंग के सवाल। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी दिख रही है, पीछे क्वेश्चंस कल करे थे अपन ने, इनके पीछे जगह है मेरे पास, हाँ इधर है, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, बाद में इनको स्लाइड को नीचे कर दूंगा तो सही रहेगा। हाँ, तो भाई साहब जैसे कि एक हमारे पास एक स्प्रिंग ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इधर से एक ब्लॉक लगा है m मास का, एक स्प्रिंग इधर लगी है और एक स्प्रिंग इधर लगी है, ठीक है, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के ही है। गॉट इट? फिर उसके बाद ऐसे मतलब टेढ़े में है एंगल में, मतलब अब तो आइडिया आ गया, आ गया आइडिया कि नहीं? एक आध और डायग्राम बनाऊं, मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे में हमें बताना है या ऐसे में हमें बताना है। यहां पर एंगल्स इनके बीच का लेट्स से फॉर एग्जांपल 120 डिग्री दे रखा है, टाइम पीरियड निकालना है इनका, तो हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, ये कुछ खिंचेगा, ये दोनों दबेंगे, कितना खिंचेगा, कितने दबेंगे, उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स, अगर हमने नीचे खींचा तो ऊपर की तरफ को आएगा, किसी इसको खींचा तो ये दोनों खींचेंगे, ये दबेगा, ऐसे में खींचा तो एक खींचे, मतलब आपको कुछ ऐसे ही करना है। समझ में आया कि नहीं है? उनमें कितना कितना चेंज आएगा वो देखना है आपको, और रिस्टोरिंग कितना हो रहा है वो देखना है, उसको m इंटू ए के बराबर करके सॉल्व कर देना है। मेथड समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? ट्राई करना पड़ेगा भाई साहब, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कंपोनेंट वंपोनेंट करने पड़ेंगे, और हाँ यहां पर आपको जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना वो फायदा करेगा। देख लेना तुम, जब खींचने के बाद का डायग्राम बनाओगे ना तो फिर पूछने होगा, अरे सर ये तो डायग्राम ऐसा बन रहा है, यहाँ तो सर चेंज हो जाएगा ये, फिर मैं बताऊंगा देखो जो हमने लिखा था ना अपने मेथड में, स्मॉल डिस्प्लेस करना है तो उसको स्मॉल मान के डिस्प्लेस करना है, तो हमें वैल्यूज निकालने में आसानी रहेगी। समझे क्या? वैल्यूज निकालने में आसानी रहेगी। क्लियर है कि नहीं? इसको एक बार आप लोगों को ट्राई करना है।
बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि यूट्यूब वाला क्वेश्चन होता है एक, अबे वो यूट्यूब नहीं, देखो तुम लोग को मेरे उस पे जाना चैनल पे, तुम लोग को एक वीडियोस मिलेंगे मेरे, जो 5-6 साल पुराने वीडियोस हैं ये वाले, तब हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में उनमें 25-30 हज़ार व्यू आ गए थे, यही SHM पढ़ाया था मैंने, ठीक है, बढ़िया बढ़िया कमेंट आए थे। मैंने तब उतना ध्यान नहीं दिया था, जब सेम टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, अब तुम भी उसके व्यूज देखना। नहीं कमेंट तो ठीक है, चलो बच्चे को अच्छा लगता है, जब ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो पता चलेगा ना उनको, कुछ लोग पसंद करेंगे कुछ लोग कम पसंद करेंगे, तो यही होता है ना, आप सब लोग आपको पसंद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि सब आपको पसंद करें, तो मेजॉरिटी की बात होती है, मेजॉरिटी आपको पसंद करे, बस आपका काम ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादातर लोग आपको आपके काम की वजह से पसंद करें, तो वो तब होगा ना जब ज़्यादा लोग देखेंगे। तो ये मैं बहुत बार सोचता हूँ, मतलब मैंने अपने जीवन में ऐसे कई सारे काम किए हैं जो जिनसे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये एक ऐसा काम किया है जो मुझे लगता है मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए था, मुझे इसको छोड़ना नहीं था। शुरुआत में जब वीडियोस बन रहे थे बहुत बढ़िया चल रहे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, तो शायद चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं आज। पैसे ही पैसा होता अपने पास, मर्सिडीज ऑडी में घूम रहे होते अपन।